हेलो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इसमें आप लोगों से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न के उत्तर आप लोग सही देते चलोगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आइए देख लेते हैं। डिजीजेस मतलब आप लोग जानते हैं कई तरह के रोग मनुष्य को लग जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है उन्हीं रोगों में से कुछ रोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये आप लोग जानते ही हैं कि पोलियो एक डिजीज़ है और इसकी वैक्सीन आप लोगों तक पहुँच चुकी है। जी हाँ, पोलियो एंड चिकन पॉक्स दीज आर बेसिकली कॉज्ड बाई, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये फैलाए जाते हैं या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए एजेंट वर्क करता है इसको फैलाने में, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बैक्टीरिया एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आपको लगता है कि बैक्टीरिया से क्या पोलियो फैलता है या फिर चिकन पॉक्स क्या बैक्टीरिया से होता है, ये आपको लगता है? या फिर फंगी जो फंगस होते हैं, फफूंदी होती है, या फिर उनकी सहायता से या फिर उनके द्वारा पोलियो और चिकन पॉक्स हो जाता है, ऐसा आपको लगता है? या फिर तीसरा ऑप्शन वायरस, क्या लगता है कि दीज आर द कॉमन वायरल डिजीजेस, पोलियो एंड चिकन पॉक्स दीज आर कॉमन वायरल? अगर ये ऑप्शन सही है तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर भी चुके होंगे। आखिरी है वर्म्स। तो कई तरह के वर्म्स भी होते हैं, कई डिजीज़ेस के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, डिजीज़ेस फैलाने के कारण होते हैं। तो इनमें से जो पोलियो और चिकन पॉक्स का जो कॉज करता है वो क्या है आपके अकॉर्डिंग? आपने आंसर दे दिया है, ये अच्छी बात है। चलिए बताता हूँ क्या आंसर इसका सही है। जिसकी वैक्सीन तैयार होती है बेसिकली वो कैसे होते हैं, वायरल डिजीजेस होती हैं। तो यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन और चिकन पॉक्स के जो टीके होते हैं वो आप लोगों को लगाए जा चुके होंगे। आप लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा। आप लोगों ने 2 बूंद ज़िंदगी के जो पोलियो वैक्सीन आप लोगों ने पी होगी, ये आप लोग जानते भी होंगे अच्छे तरीके से। तो पोलियो ऐसे जो डिज़ीज़ है वो बेसिकली डन हो पाती है, ये होती है कॉज बाई वायरस के द्वारा। जी हाँ, वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ है पोलियो एंड चिकन पॉक्स। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है एग्जाम्पल बताना है। किस चीज़ के ये एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कौन से हो सकते हैं? तो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा? ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, मतलब आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो सोचिए कौन से ऐसे 2 ऑप्शन सही हैं या फिर ए बी सी डी में 4 में जो पेयरिंग बताई गई, पेयरिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब आपको दिखाई देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने अपनी कोर्स में पढ़ा था। तो 5 ग्रुप का समूह था। कौन कौन सा समूह था आप लोगों को याद होगा? बैक्टीरिया था, फंगस था, वायरस था, एल्गी था, और आपने क्या पढ़ा था ये भी आपको याद आ रहा होगा। जी हाँ, प्रोटोजोअन इज अ कॉमन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा होगा। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पे, कौन सा मल्टी सेलुलर या फिर कह लें एक से ज़्यादा सेल्स जिसमें होती हैं उसको हम लोग यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन है एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो एल्गी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उस समय जब बारिश होती है और जो काई जम जाती है उसे हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं एज ए एल्गी। जी हाँ, एल्गी, क्या आपको पता है क्या एल्गी माइक्रोस्कोपिक है या फिर मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको दिखाई देता है, ये सही होगा? या फिर इसके साथ एक ऑप्शन और जुड़ा हुआ है बैक्टीरिया। ये दोनों ही ऑप्शन क्या सही हैं? अगर आपको लगता है सही तो आप ऑप्शन ए लगाएं। बी ऑप्शन में कहा गया बैक्टीरिया के साथ फंगी है, क्या ये सही होगा? या फिर सी ऑप्शन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो अगर आपको लगता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस तो मैं बता दूं बैक्टीरिया भी आपको आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर आंखों से दिखाई नहीं देती तो क्या ये मल्टी सेलुलर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जी हाँ, वायरस एंड बैक्टीरिया ये ऑप्शन कहीं पर भी आ जाए तो समझ लीजिए ये आपको आंखों से दिखाई देने वाले नहीं हैं। जी हाँ, ये दोनों ही कैसे हैं, असेलुलर या फिर क्या है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिंगल सेल्स का मतलब यहाँ पर एक ही कोशिका सारे फंक्शंस को करती है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं,
असेलुलर जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर बिल्कुल नहीं है। चौथा ऑप्शन है एल्गी एंड फंगी। आपको लगता है कि आपने एल्गी को देख लिया है, देखते हैं अपनी आंखों से। फंगस जो फफूंदी होती है, क्या आपने कभी देखी है अपनी आंखों से? अगर अपनी आंखों से दोनों चीज़ें आपको दिखाई दी हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ ही लिए इसके बारे में। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं। सम मेडिसिन मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमको प्राप्त होती हैं, ऑब्टेन्ड होती हैं फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती हैं, जो अप्लाई की जाती हैं। क्यों हम लोग लगाते हैं, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा हमारे शरीर में रोग पहुंचता है उसको रोकने के लिए कई तरह की मेडिसिन बनाई गई हैं। उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित जो दवा बनती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलियो की जो वैक्सीन बनती है वो बेसिकली बनाई किससे जाती है? पोलियो के ही वायरस से बनाई जाती है। उसी वायरस से ही हम लोग पोलियो की वैक्सीन को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह की जो वैक्सीन्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं, या फिर ये चारों ही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होंगे। तो क्या लगता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच मेडिसिन आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं? उन्हीं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, उनको मारने के लिए, किल करने के लिए और उनकी क्षमता को घटाने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो दवा हम लोग यूज़ करते हैं उस दवा को हम लोग क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है। अगर आपने आंसर लगाया है एंटीबायोटिक्स तो बता दूं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मेडिसिन्स होती हैं, इनको प्राप्त किया जाता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, किल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसे हम लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 तक हो गया। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 को, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इसमें। ए कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड पिकल्स। आप लोग जानते हैं कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाने वाला जो पदार्थ होता है, अगर आप उसको खुले में रख दोगे कहीं किसी बॉक्स में रख दोगे, एक समय आने के बाद वो क्या होता है? खराब हो जाता है। जैसे सपोज करिए आपने अचार बनाया, ठीक है, अचार में कोई भी प्रिजर्वेटिव आपने यूज़ नहीं किया तो कुछ समय बाद उसमें फफूंदी लग जाएगी। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, इसमें फफूंदी लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, समझ में आ गया? जैम बनाया, जेली बनाई, उसमें भी अगर आप लोग सही से प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें भी फफूंदी लग जाएगी। तो जितनी भी खाने वाली चीज़ें होती हैं अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स का आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें फफूंदी लगना तय है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर आप लोग अपने स्कूल में लंच लेकर गए होंगे और लंच में अगर आप लोग कोई ब्रेड वगैरह या फिर डबल ब्रेड वगैरह लेके जाते हो और उसको खाना भूल जाते हो और 2 दिन बाद लंच निकालते हो तो उसमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, उसे हम लोग यहाँ पर फंगस के नाम से कंसीडर करते हैं। जी हाँ, अ कॉमन प्रिजर्वेटिव, उन्हीं को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है जो सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जमने से रोक देता है। तो जैम और पिकल्स में कौन सा ऐसा प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं जिसकी वजह से जैम और पिकल्स खराब नहीं होते और मार्केट में ये काफ़ी सालों तक रखे जा सकते हैं? जी हाँ, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है। पहला है सोडियम बेंजोएट, क्या ये सही होगा? या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सही होगा? या फिर तीसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, NaCl के नाम से भी जानते हैं, क्या ये सही होगा? या फिर लास्ट ऑप्शन जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा CuSO4 का कॉपर सल्फेट, क्या चारों में से क्या सही होगा? आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ इसमें सही होने वाली है? जी हाँ, मैं बता देता हूँ, इसमें चारों में जो भी ऑप्शन आप लोगों ने लगाया है उसमें से ए ऑप्शन जिसका भी है, सोडियम बेंजोएट जो बात की जा रही है, वो एक प्रिजर्वेटिव्स की तरह वर्क करता है और बचाता है, सुरक्षा देता है, प्रिजर्व करता है, रक्षा देता है उस जैम को और उस पिकल को खराब होने से, सड़ने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आप लोगों के सामने एक ऐसा पार्ट रखा है, एक ऐसा ऑप्शन रखा है जो किसी न किसी एक चीज़ को
किसी न किसी एटमॉस्फेरिक गैस को फिक्स करने का काम करता है और पेड़ पौधे उस गैस का यूज़ कर पाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो ऑप्शन ए में कहा गया है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। राइजोबियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ, तो राइजोबियम जो पाया जाता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस रूट्स इज एन कॉमन एग्जांपल ऑफ किस चीज़ का है, तो क्या करता है ये आपको बताना है। तो राइजोबियम क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये समझ लेते हैं। तो फाउंड पाया जाता है, रूट मतलब जड़ों में पाया जाता है, नोड्यूल्स में पाया जाता है, लेग्यूमिनस रूट मतलब दलहनी पौधों में पाया जाता है, उनकी जड़ों में पाया जाता है। और मिट्टी में करता क्या है, वो फिक्स करता है। कौन सी गैस को फिक्स करने का काम करता है वो, आप लोगों को पता होगा 78% पे पाई जाने वाली जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो कौन सी गैस है, उसका डायरेक्टली पेड़ पौधे यूज नहीं कर पाते, लेकिन उनकी आवश्यकता पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। उसी की वजह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से प्राप्त कर पाते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है। एटमॉस्फेरिक कार्बन को जो फिक्स करते हैं, क्या ये सही होगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को फिक्स करने का कार्य करते हैं राइजोबियम, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसी वजह से इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो आप लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा था। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? अगर आपने आंसर लगाया है, बता देता हूं, अगर आपने आंसर लगाया है सी, तो बता दूं बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है कि राइजोबियम जो पाया जाता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। इसका मेन वर्क होता है नाइट्रोजन फिक्स कर देना। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको क्या करना, मिट्टी में फिक्स कर देना, और उसी फिक्स नाइट्रोजन को पेड़ पौधे यूज कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर आपने सोच लिया है, ये चीज आंसर दिया है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपने लगाया होगा सी। अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, लैक्टोबैसिलस, आप लोगों ने पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको याद आ रहा होगा। लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पर पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टिक एसिड याद आ रहा होगा आपको। अगर याद आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो कोई कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कन्फ्यूज मत होए, घबराएं बिल्कुल नहीं, जो भी आंसर सही लग रहा है वो आंसर देते चलें। चलिए फिर से बताता हूँ, लैक्टोबैसिलस की वजह से ही जो दूध होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी चीज़ में। चलिए सामने 4 स्क्रीन ऑप्शन दिख रहे हैं, केक है, कर्ड है, ब्रेड है, और ये सभी। क्या लगता है इनमें से कौन सा लैक्टोबैसिलस इस कॉमनली पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जाता है, तो किस चीज़ में पाया जाता होगा? क्या लगता है आपको इनमें से 4 में कौन सा ऑप्शन सही है? क्या केक में पाया जाता है, क्या दही में पाया जाता है? जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है, दही लगाया है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। जी हाँ, ये कर्ड में ही पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या आंसर इसका, बी ऑप्शन मतलब कर्ड बिल्कुल सही है। 7th क्वेश्चन में आप लोगों के सामने एक पूछा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड। तो ईस्ट आप लोग जानते होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ईस्ट के बारे में, कई तरह की चीज़ें आप लोगों ने जानकारी की होंगी ईस्ट के बारे में। तो ईस्ट जो आप लोग जानते ही हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन करता है और कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। जी हाँ, द प्रोसेस होती है जिसमें आप लोग जो बताया जा रहा है यहाँ पर, एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है शुगर इनटू अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जो अल्कोहल की यहाँ बात की जा रही है, तो आप लोग समझ रहे होंगे अल्कोहल ईस्ट के द्वारा कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन में, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, अल्कोहलिज्म एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शन सही हैं। अगर आपको लगता है चारों सही हैं तो बता दूं, यहाँ जो बात की जा रही है पास्चराइजेशन की, लुईस पास्चर ने इसकी विधि का प्रयोग किया था और बताया था कि मिल्क को इतने डिग्री टेम्परेचर के साथ गरमाने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वेस्ट मटीरियल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बताया था किसने? लुईस पास्चर ने। एक प्रोसेस बताई थी जिसको हम लोग यहाँ पास्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। और आपके घरों में जो दूध आता है पैकेट में, तो आप लोगों ने उस पैकेट को ध्यान से देखा होगा, उसमें लिखा होता है पास्चरीकृत दूध। जी हाँ, बिल्कुल पास्चराइज्ड मिल्क होता है वो, जो आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, बिल्कुल फिल्टर होता है, शुद्ध होता है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मौजूद रहता। समझ में आ गई बात? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है किसकी वजह से हम लोग शुगर को यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ईस्ट? तो ईस्ट मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल तैयार करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से शुगर कन्वर्ट होती है इनटू अल्कोहल में बाय यूजिंग ईस्ट। तो अल्कोहल किस प्रोसेस से यहाँ पर यूज की जा रही है? फर्मेंटेशन। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है।
चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7th का ए अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझते चलोगे और आने वाली जो भी तैयारी आप लोग करोगे, चाहे वो IAS की हो, चाहे PCS की हो, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे किसी भी विभाग में आप लोगों ने अपना करियर सोचा है, उन सभी में आप लोगों के सामने इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए तैयारी अभी से चालू करें, अपना करियर को अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी बनना है, बनना सब कुछ आसान है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं इतने अच्छे चैनल पे, अच्छे YouTube चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। हर एक चीज़ मैं बताता चलता हूँ, समझाता चलता हूँ, एक एक बारीक के बारे में समझाता चलता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोशिश कीजिए आप लोग की जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आप लोगों के रिश्तेदार हैं, उन तक भी इस चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाइए, जिससे मेरा जो सपना है, मेरा जो एम है, मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और मैं सभी तक अपनी इस वीडियो के माध्यम से हर एक कोने तक पहुंच सकूं और अपने एम को पहुंचा सकूं। इसलिए कोशिश कीजिए ये एम पूरा करने का मेरा। द पोर्स, यहाँ पर बात की जा रही है, द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ। तो पोर्स की बात करी जा रही है, जब रोटी का मतलब यहाँ पर ब्रेड से है, डबल ब्रेड आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको बनाते समय जो गैस बबल्स ऊपर निकलते हैं, तो क्या होता है, उससे क्यों निकल रहे, वो बबल्स क्यों निकले थे, कारण बताना है आपको। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे। क्या उस बबल्स में ऑक्सीजन गैस होती है, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, क्या ये सही होगा? या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैसा लगता है, ये सही होगा? आपको लगता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस बबल्स में होते होंगे, या फिर नाइट्रोजन गैस होती होगी, ये आपको लगता है 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या आपको लगता है कि जो पोर्स होते हैं ब्रेड को बनाने के लिए जो निकलते हैं ड्यू टू गैस बबल्स, ये क्या होते हैं, क्या नाइट्रोजन के गोले होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है ये होते हैं तो आप लोग आंसर बताते चले, समझिए। लास्ट ऑप्शन बचा है, उसको भी देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको लगता है कि जो हम लोग ने ब्रेड तैयार की थी, डबल ब्रेड हम लोग ने बनाई थी, जो आपके घरों तक जो ब्रेड आती है, मिल्क मेड ब्रेड आपके घरों तक पहुंचाई जाती है, उसको बनाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और साथ में निकालते हैं कोई ना कोई गैस। तो कौन सी गैस निकालते हैं? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, वही बबल्स के माध्यम से ऊपर निकलती है। उसी से ही जो आटा होता है, जो फ्लोर होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल फट जाता है। उसी से ही ब्रेड हमारी अच्छे से क्या होती है, बन पाती है। जी हाँ, बेकरी में या फिर बेकर्स इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आपने आंसर लगाया कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन, बिल्कुल आपका आंसर सही है, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपने उत्तर गलत लगाया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में तो आ रहा है सब कुछ आप लोगों को। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आगे क्या चीज़ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, डेलिबरेटली इंजेक्टिंग वीक माइक्रोब्स इनटू अ हेल्दी बॉडी एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स इज कॉल्ड। तो अभी आप लोगों ने कोरोना वायरस के लिए जो सुना होगा, कई तरह के इंजेक्शंस बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट दे गए हैं। डेलिबरेटली इंजेक्टिंग वीक माइक्रोब्स मतलब हमारे शरीर में वीक माइक्रोब्स को डाला जाता है। समझ में आ रहा? वीक माइक्रोब्स को डाला जाता है और जब माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जाते हैं और जाने के बाद अपने जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आने से बिल्कुल रोक देते हैं। चलिए ये अच्छी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपके शरीर में पहुंच गया वो अपने जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से बिल्कुल रोक देता है। इसलिए जो पोलियो वैक्सीन आप लोगों ने पी थी उसमें जो होता है, उस दवा में, जो वैक्सीन में दवा मिलाई जाती है, उसमें वही वायरस को डाला जाता है जो वायरस हमारे लिए हार्मफुल होता है। सोचने वाली कितना बड़ा प्रश्न है। इसको आपने कभी सोचा कि आपने जो वैक्सीन यूज़ की थी, जो आपने वैक्सीन पी थी, 2 बूंद जिंदगी के जो आपने पिए थे, उसको बनाने के लिए उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था? सोचने वाली बात है। चलिए आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छी बात है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वो वैक्सीन बनाई गई थी उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। लेकिन ये अच्छी बात है कि उस माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म था उसका जो एजेंट था जिसकी वजह से वो रोग फैलता था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये अच्छी बात मिली कि मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया उस एजेंट को जिसकी वजह से वो फैल रहा था, उसको रोक दिया गया, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, उसका जो हार्मफुल सब्सटेंस था वो हटा दिया गया और जो उसका ऑर्गेनिज्म था वो हमारे शरीर में पहुंचा दिया गया। अब उसका काम ये होगा कि जो भी पोलियो वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा उसको वो वायरस जो हमारे अंदर है वैक्सीन की सहायता से गया है वो क्या करेगा, बिल्कुल रोक लगा देगा। तो ये अच्छी बात मिल गई यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर में माइक्रोब्स
एंटर कराया जाता है किसी हेल्थी बॉडी में प्रोड्यूसिंग बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए जो लड़ सके, फाइट कर सके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स को रोक सके। तो इसको हम लोग बोलते क्या हैं? जी हाँ, मेरे मुंह से कहीं ना कहीं से ये ऑप्शन निकला था, आपको याद आ रहा होगा। क्या मेडिकेशन हो सकता है इसका आंसर? क्या एंटीबायोटिक्स हो सकता है? एंटीबायोटिक्स के बारे में आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था। क्या एंटीबायोटिक्स हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप लोग लिख सकते हैं आंसर में। चलिए अगला बात करते हैं, क्या पूछा जा रहा। अगला है वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन बनाई जाती है इसी का भी प्रयोग करते हुए, क्या ये सही होगा? जी हाँ, अगर आपने लगाया है सही ऑप्शन तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वैक्सीन जो तैयार की जाती है बिल्कुल इसी तरह से तैयार की जाती हैं। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आखिरी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है द माइक्रोब फॉर मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया आप लोगों ने सुना होगा, मलेरिया सुना होगा, चिकनगुनिया सुना होगा और आपने डेंगू भी सुना होगा। ये पहुंचाया जाता है, फैलाया जाता है, कैरी किया जाता है किसके द्वारा? चार ऑप्शन स्क्रीन पे है। मेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा, मेल या फिर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा, या फिर मेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा, या फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा। तो क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? जी हाँ, बता देता हूं मैं कौन सा सही होने वाला है इसमें से। तो अगर आपने आंसर लगाया है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो कॉज करता है मलेरिया डिजीज को। जी हाँ, मलेरिया डिजीज इज बेसिकली कॉज बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और एनाफिलीज मॉस्किटो से ही ये नहीं फैलता, ये और भी एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो इसी फीमेल एनाफिलीज में होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी की सहायता से हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। जी हाँ, उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर भी ढूंढने की कोशिश जरूर करोगे। अगर किसी को आंसर पता है कि जो मलेरिया होता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, यहाँ तो बात हो गई होस्ट की जिसके द्वारा फैलाया जा रहा है, लेकिन किससे फैलता है? अगर आपको आंसर आता है तो ये अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में वो भी आंसर लिख दें। चलिए वीडियो यहाँ पर एंड हो गई। आंसर आपको पता चल गया होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया कॉज होता है। बी आंसर बिल्कुल राइट है। पूरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस को इसी तरह से आप लोग प्राप्त करते रहोगे। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।